हेलो साइंस साथियों। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। 9वां प्रैक्टिस सेट हम इसमें करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के अंक औसत अंक है ये 100 में से क्रमशः 75 और 80 हैं। यानी कि जो लड़के हैं और लड़की हैं, लड़कों के तो हैं इसमें 75 और लड़कियों के हैं 80। ये औसत अंक है इनके, लड़कों के लड़कियों के। और परीक्षा का जो औसत अंक टोटल लड़कों और लड़कियों का वो 78 दिया हुआ है इसमें, वो 78 है। तो यहाँ पर तो एलिगेशन लग जाएगा, एलिगेशन हो जाएगा यहाँ पर, इसका आ जाएगा यहाँ पर 3, 78 में से 75 जाएगा 3 और 80 में से 78 जाएगा, तो ये बचेगा 2। इसका आ जाएगा अनुपात 2:3। लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 2:3 के अनुपात में है, बॉयज एंड गर्ल्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है। इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें आय और व्यय को दर्शाया गया है। यानी कि ये आय है और ये व्यय है। जो डार्क वाला है वो व्यय है और ये आय है। ये 2018 में 19, 20, 21 और 22 इस तरह से दिया हुआ है। ये एक कंपनी का आय व्यय इसमें दिया हुआ है। किस वर्ष में आय और व्यय का अनुपात दूसरा सबसे अधिक है। यानी कि दूसरा सबसे अधिक आय व्यय का अनुपात बताना है। तो ये तो कम है यहाँ पर, ये तो इसमें होंगे नहीं, ये तो बहुत कम हो जाएंगे। इसमें जो 2 दिख रहे हैं वो ये हैं और ये हैं, यही तो ऐसे दिख रहे हैं जो अधिक हैं। तो दोनों में सबसे अधिक यहाँ पर देखिए 250 में से 150 जाएगा तो 100 बचेगा, 300 में से 225 जाएगा तो 75 बचेगा। तो 2020 में ही जो है वो दूसरा सबसे अधिक अनुपात था। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। आसान है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, √11 प्लस √7 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका ये है, ऐसे नहीं करने लग जाना कि पहले √11 का मान निकालेंगे, √7 का मान निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, पहले दिया हुआ है रूट, एक तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका तरीका बता दूंगा कैसे होता। अगर यहाँ पे 11 और 7 18 और 10 और 18 यानी कि दोनों का योग 18 है। यहाँ पर 11 और 7 दोनों, ये भी 18 है और यहाँ पर भी 18 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे बस। 11 सत्ते, ये कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा हो गया इनमें, 70 और 80 में ये वाला बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी बड़ा ही होगा, ठीक है। इसका एक तरीका है डायरेक्टली करने का। 17 और 11 कितना होंगे, 28 होंगे। 15 13 28 होंगे, ठीक है। ये भी 28, दोनों का योग 28 है, दोनों का योग 28 है तो इनकी गुणा कर लेंगे। 17 एकम 17 और 17 एकम 17 रहेगा 18, यानी कि 181 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 15 या 45 और 15 एकम 15 4 195। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा हो जाएगा 195। तो इसका मतलब ये वाला, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों कथन ठीक है। कथन सी और थी, एक और दो दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका करने का डायरेक्टली, नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। इनका वर्क करेंगे तो 11 प्लस 7 और प्लस 2√ab हो जाएगा। 2√ab मतलब 11 सत्ते 77, ठीक है। इसका करेंगे हम दो, जब इसका वर्क करेंगे तो इसका आ जाएगा 10 आ जाएगा इसका, ये सॉरी 10 आ जाएगा इसका यहाँ पर, क्योंकि इसका जो रूट से रूट कट जाएगा। 10 प्लस 8 और प्लस 2√80 इसका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे 11 7 18 है, ये भी 18 हो गया। 18 प्लस 2√70 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 18 प्लस 2√80 आ जाएगा। मान लीजिए तब है जब हमारा ये बराबर नहीं है, इनका योग बराबर नहीं है, तब ये तरीका अपनाना है हमें। अगर इनका योग बराबर आ रहा तो डायरेक्टली गुणा करनी है, इनकी जो भी बढ़ाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 18 प्लस 2√70, 18 प्लस 2√80। तो जाहिर सी बात 18 तो है ही इसमें, दोनों में कॉमन। 2√70 और 2√80 में कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। जाहिर सी बात है हमारा इधर वाला बड़ा होगा। तो ऐसे ही दूसरा कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें दो थैलों में दो थैले हैं ए और बी, इनमें गेंदों की संख्या का अनुपात 4 5 है। ये ए है और ये बी है, इसमें अनुपात 4 और 5 है इसका गेंदों का। यदि थैले बी से 8 गेंदें निकालकर थैले ए में डाल दी जाए तो दोनों थैलों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। संख्या बराबर हो जाती है, ये संख्या बराबर कब हुई, संख्या बराबर हुई थी, इनका बराबर अनुपात हुआ था, कब हुआ था ये तब हुआ था जब थैले बी से 8 गेंदें निकाली। यानी कि थैले बी है, यहाँ से हमने 8 गेंदें निकाल दी और क्या करा, थैले बी में 8 गेंदें डाल दी थी हमने, तभी तो हुआ था ये अनुपात। अब क्या करेंगे, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी स्थिति में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4, इसकी करेंगे इससे गुणा, आ जाएगा 5 यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 8 और ये आ जाएगा माइनस का 8। हालांकि यहाँ पर एक एक है तो इनका डायरेक्टली हम डिफरेंस ले सकते हैं। तो डिफरेंस कितना है इनका, डिफरेंस 0 नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंस 0 नहीं होगा क्योंकि 8 माइनस का 8 जब इनका डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसका डिफरेंस जो होगा 16 होगा और इसका डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान जो है वो 16 है। यहाँ पर 1 का मान 16 है, तो इसका मतलब 16 चौका 64, 16 चौका 64, पहले ए में जो थी 64 थी और 16 पंजे 80, 80 गेंदें बी में थी। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल में क्या पूछा है कि
अब प्रत्येक थैले में कितनी गेंदें हैं। अब प्रत्येक थैले में कितनी गेंदें हो जाएंगी भाई, हमने यहाँ से 8 गेंदें निकाल करके यहाँ डाल दी थी। ठीक है, हमने यहाँ से 8 गेंदें निकाली थी तो यहाँ पर कितनी बची थी, 72 बची थी। और 8 गेंदें इसमें डाल दी थी तो कितनी बची थी, 72 बची थी। 8 64 प्लस 8 होगा तभी तो 72 होगा, तभी तो इनका अनुपात बराबर 1-1 आया था। तो इसका मतलब अब जो गेंदें हैं वो 72 गेंदें हैं दोनों में। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। इस तरह से सवाल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको तो ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं हम इसको। रूट 256 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्ग होता है 256। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 121 बटे ये पॉइंट हटाएंगे तो 4 से बढ़ जाएंगे। 4 में 4 संख्या है तो 4 से बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। और जब इसका रूट है यहाँ पर रूट करेंगे तो 11 बटे, इसको हटाएंगे 11 बटे 100 आ जाएगा। ये 11 का वर्ग है, ये 100 का वर्ग है, तो हम इसको 11 बटे 100 लिख सकते हैं, या हम इसको 0.11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 441 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 100। 441 के बटे में 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 2 से पढ़ेंगे, उस पर रूट भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 बटे 10 भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको माइनस कर 2.1 भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसको जोड़ना घटाना है बस। इसमें क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, ये 16.11 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पॉइंट 1 के बाद है, तो कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी घटाते कैसे हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं हमेशा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 2 यहाँ रखेंगे और 1 यहाँ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको घटाएंगे, जोड़ना भी इसी तरह से, घटाना भी। एक तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक में से एक जाएगा 0 बचेगा, और 14 में 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा, तो 14.01 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 10 प्रेक्षणों का जो है औसत 40 है, यानी कि 10 का जो औसत है वो 40 है, एवरेज। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 इनका टोटल योग 40 था, 400 था सॉरी। 10 का 40 है औसत, तो टोटल 400। अब इसमें बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर 23 पढ़ लिया गया है, यानी कि 50 के स्थान पर 23 गढ़ दिया गया उसको। यानी कि यहाँ पर हमने 50 करना था और 33 कर दिया, यानी कि हमने क्या किया, 17 कम करा हमने। हमें 17 कम करा तो इसका मतलब हमें यहाँ 17 और चाहिए था, यानी कि हमारी जो गलती थी वो 17 की थी। यहाँ पर 50 हमें करना था, 33 हमने कर दिया, तो 17 हमने कम किया है, तो 17 हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो औसत होना चाहिए तो 417 होना चाहिए था। ठीक है, 417 हमारा टोटल होना चाहिए था। औसत हमारा कितना हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 41.7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 4 पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 महिलाएं करती हैं। ये 4 मेल हैं और ये 5 वुमेन्स हैं, ये बराबर काम करती हैं। 6 महिलाओं का काम 8 बच्चों के काम के बराबर है। तो यहाँ से जो है मैं इफिशियंसी ले लूँगा, मेल की आ जाएगी यहाँ पर इफिशियंसी 5 और वुमेन की आ जाएगी यहाँ पर 4, एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। अगर हम इस स्थिति में अगर हम क्या लेते हैं, एफिशिएंसी लेते हैं तो। अब यहाँ पर देखना है, 6 महिलाओं का काम, 6 वुमेन्स हैं और 8 बच्चे हैं, यानी कि से लिख लेंगे चिल्ड्रंस को, 8 बच्चों के काम के बराबर है। तो यहाँ से 2 तिया 6, 2 चौक 8 ये भी कर सकते हैं, यानी कि वुमेन्स की यहाँ पर कितनी है, वुमेन्स की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और चिल्ड्रन की जो है वो एफिशिएंसी 3 है, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ से इसके भी यहाँ से तीनों का हम औसत वो निकालेंगे, रेशियो मैं औसत बोल रहा हूँ, रेशियो लेंगे। रेशियो लेने के लिए भी 2 तरीके हैं। क्या करेंगे, एक तरीका तो यही है कि जैसे यहाँ m है, ये w 5 4 है, यहाँ पर w 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये w 4 बराबर हो रहा है। यहाँ पर ये 4 बराबर है w, तो इसका मतलब ये है कि m w और c की जो एफिशिएंसी वो यही हो जाएगी, 5 4 और 3। ठीक है, अगर ये बराबर है, तो बराबर नहीं है तो इसी को बराबर कर लेते हैं, w को, इनको बराबर नहीं करते, जो भी गुणा करनी होती है इन दोनों में आपस में कर लेते हैं। तो 5 4 3 ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बोला है कि 24 महिला एक काम 30 दिनों में समाप्त करती हैं। भाई 24 महिलाएं हैं वो 30 दिनों में एक काम समाप्त करती है, तो टोटल काम तो यही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल काम यही हो गया यहाँ पर। अब सवाल में बोला है टोटल काम ले ही लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24 वुमेन्स की कितनी है, 4 यहाँ पर और गुणा 30। ठीक है, तो ये टोटल काम हो जाएगा 24 गुणा 4 गुणा 30, ये टोटल काम है। अब बोला है कि उसी काम को 2 पुरुष 2 महिलाएं, भाई 2 पुरुष कितने हो जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, 2 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 5 प्लस 2 महिलाओं की कितनी है 4 गुणा 4 और प्लस का चिल्ड्रन की है 3, और यहाँ पर कितने हैं 4 बच्चे, 4 गुणा 3 यानी कि 12। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसको अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लिखेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 यानी कि 18 और 12 30 हो जाएगा यहाँ पर। 30 से 30 कट जाएगा तो 24 चौक 96, 4 चौक 16 यानी कि 96 आ जाएगा इसका, यानी कि ये 96 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि
एक प्रश्न को हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में भी एक संख्या ली थी जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था तो शेषफल 0 है। तो इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी कट गई थी। यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं तो सुहास ने भागफल क्या प्राप्त किया। तो इसमें 24 का मल्टीपल कुछ भी ले लेंगे क्योंकि तो मैं मान सकता हूँ कि वो संख्या 120, 240 या 480 में कुछ भी ले सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वो संख्या 240 है, यानी कि 240 क्या है, 240 मेरा भाज्य है जिसको मुझे भाग करना है किससे, भाजक से। ये मेरा भाज्य आ जाएगा 240 और मेरा भाजक क्या है, भाजक क्या है मेरा यहाँ पर, जब भाजक क्या होगा जो 24 आ जाए, यानी कि मेरा भाजक 10 होना चाहिए तभी तो मेरा यहाँ पर भागफल 10 आएगा, वो 24 आएगा। मैं इस भाजक से भाज्य को भाग करूँगा तो ये हमारा जो भागफल आएगा 24 आना चाहिए। ठीक है, सवाल में ये बोला है कि उसने गलती से भाजक के रूप में, यानी सॉरी यहाँ पर एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। यानी कि उसने क्या काम किया, ये 24 लेनी थी 240 भाज्य के रूप में, लेकिन उसने 10% कम ले ली। 10% कम करेंगे 10% का मतलब कम का मतलब हो जाएगा 9/10। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 216, यानी कि 18 3 216, ये 216 यहाँ पर आ जाएगी। और उसने आगे क्या काम किया, 20% उसने भाजक को कम कर लिया था, यानी कि भाजक उसने 10% ये 20% कम ले लिया। 20% का मतलब 20 पंजे 100, 4/5, यानी कि ये उसने 8 ले लिया था गलती से। अब यहाँ पर उसका क्या भागफल प्राप्त किया है बस यही बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या भागफल प्राप्त करेगा, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ पर बचेंगे 5, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, यानी कि 27 भागफल प्राप्त करेगा वो। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसको अपनी तरफ से ही मान करके भी आसानी से कर सकते हैं। आगे बोला 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 वर्ष के बाद 31/20 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आसान सवाल है भाई। मान लेंगे वो धनराशि पी है, ठीक है, मैंने कई बार बताया इसको शॉर्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी शॉर्ट ही होता है। पी 3 गुणा 10, ठीक है, बटे में आ जाएगा 100, यहाँ पर हमारा बटे में आ जाएगा 100 प्लस, क्योंकि ये 3120 हो जाती है यानी कि मिश्र धन बन जाती है तो पी भी जोड़ना पड़ेगा, जो धनराशि है वो जोड़नी पड़ेगी। ये 3120 हो जाती है। जब यहाँ पर हम पी का मान निकालेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 10 वहाँ चला जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर 10 क्या आ जाएगा 3p प्लस का ये आ जाएगा 10p बराबर 31,200 ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13p बराबर 31,200। 13 कम 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, यानी कि जो धनराशि है वो 2400 रुपये है। मेरे पास जो धनराशि आ गई 2400 रुपये की। अब बोला समान धनराशि पर, यानी कि इसी धनराशि पर 2400 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज समान इससे दर से कितना होगा, ये इसमें पूछा है। बटे 100 मैं कर दूंगा बटे 100, यानी कि 24 दूनी 48, कहीं ना कहीं 480 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से बाकी 0 0 है, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और एक दुकानदार ने ग्राहक को 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी। ठीक है, करने के कई तरीके हैं। मैं माना कि पहली छूट जो होती है 10% की थी तो 10 से, यानी कि 10 रुपये का एमपी था तो उसने 9 रुपये में बेची। इसी तरह से दूसरी 5% का मतलब होता है 5 दूनी 10, यानी कि 20 रुपये की थी तो उसने 19 रुपये में बेची। ठीक है, 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/20 होती है। 20 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की छूट दी तो 19 में बेची। यहाँ पर क्या करेंगे, ये गुणा कर लेंगे, ये 200 हो जाएगा और 19 नंबर 171 होता है, यानी कि यहाँ पर जो अंकित मूल्य है ये 200 है हमारा और यहाँ पर अंकित मूल्य 16,000 है, यानी कि 200 का जो मान है वो 16,000 है। 16,000 तो एक का मान जो होगा वो 80 हो जाएगा, यानी कि 80 गुना हो रहा, तो यहाँ पर भी हमें 80 गुना करना पड़ेगा। 80 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 1 8 5 13, 13,680 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, सक्सेसिव मिला करके कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं अंकित एक्स मान करके, फिर या सॉरी एक्स मान करके नहीं, 16,000 है ये, 16,000 का 9/10 और गुणा 5% की 95/100, इस तरह से भी करके कर सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों यानी कि PQR में, यह सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने करा दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या था, जो अनुपस्थित छात्र होंगे, यहाँ पर P में जो है 2016 में करना किस तरह से वो बता रहा हूँ कि P है, Q है और ये R है। यहाँ पर इसमें क्या 2016 में कितने अनुपस्थित थे, 3, 56 आए थे, उपस्थित कितने थे 45, तो अनुपस्थित कितने हुए 11, अगले में 5, तो टोटल कितने
यानी कि 19 अनुपस्थित रहे थे 2016 में तीनों। इसी तरह से सबके निकाल लेंगे 17, 18, 19, 20। सवाल में क्या पूछा, दूसरी सबसे अधिक जो संख्या होगी वही उसी का ही सन हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ये करना है बस। अगला, ये एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। भाई समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज ये होता है इस तरह, ठीक है, इस तरह का समलंब चतुर्भुज बनता है। ये A, B और C और D, ये समलंब चतुर्भुज बन गया। सवाल में बोला है AB और DC। AB और DC ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी है, 8। ये जो दूरी है 8 मीटर की है। AB का मान और DC का मान बराबर है, यानी कि 10 है। AB DC का मान जो है वो दोनों तरफ 10 है। AD का मान 15 मीटर है, ये AD है, ये 15 मीटर हो जाएगी। ABCD का परिमाप पूछा है इसमें, और ये परिमाप क्या हो जाएगा इसका परिमाप, ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, ये कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये भाई ये ट्रिपल एट बन रहा है, ट्रिपल एट 8, 10 किसके साथ ट्रिपल एट बनाएगा, 6 के साथ बनाएगा, 6 6 36 और 8 8 64, 100 हो जाएगा। 100 किसका वर्ग है, 10 का, ठीक है। यहाँ पर 6 होना चाहिए, 10 10 6 6 ये सबको जोड़ देंगे ना, यानी कि 15 के 2 पेयर बनने 30 हो जाएगा यहाँ पर, 10 के भी 2 पेयर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 6 के भी, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो इसका परिमाप जो है वो 62। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें, ये संख्याएं हैं 15.4 और ये इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना 15.4 और 0.006। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर सिफर बढ़ा देंगे एक लगा करके, यानी कि 10 आ जाएगा यहाँ पर। और इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे इसका, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अगली संख्या आगे लिख लेते हैं उसको, ये आ जाएगा 154/10 और ये आ जाएगा 6/1000। इसका जब हमें एलसीएम ज्ञात करना था तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा ऊपर वाले का, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 154 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 25 से कट रहा है, ये 3 से काटेंगे, ये 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, यानी कि 2 तिया 6 और किसी चीज़ से कट नहीं रहा, यानी कि इसकी गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 का 2 और 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, यानी कि अगर ऑप्शन भी देखें तो ऑप्शन में 4 6 इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब 462 इसका एलसीएम होगा। यहाँ पर ये चीज़ भी देख सकते हैं हम, ठीक है डायरेक्ट। तो इसका 462 इसका एलसीएम है ऊपर वाले का, ऊपर वाले का 462 एलसीएम आ गया और नीचे वाले का एलसीएम जो होगा वो 10 होगा। तो 10 जब नीचे रहेगा तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 46.2 आएगा, ऑप्शन नंबर भी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें कि एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल का 11/6 गुना करता है, यानी कि व्यक्ति की जो पहले चाल थी वो 6 थी, अब उसने 11 कर दिया, यानी कि बढ़ा दी उसने चाल अपनी, जो स्पीड थी उसने अपनी पहले 6 थी फिर उसने बढ़ा दी। तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 11 और 6 का, यानी कि आप जो टाइम लगेगा उसको कम लगेगा। पहले 11 मिनट लग रही थी और अब उसको 6 मिनट लग रही, तो उसको कितने मिनट में पहुंच रहा है वो, यहाँ से 5 मिनट कम में पहुंच रहा है। और यहाँ पर क्या बोला है कि 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 5 का मान 20 के बराबर होगा, 1 का मान 5 चौक 20 4 के बराबर होगा। सवाल में क्यों जब सामान्यतः कार्यालय क्वेश्चन नहीं कितना मिनट लेता है, सामान्यतः चाल कौन सी है, ये है सामान्यतः, ये तो बढ़ाई हुई चाल है उसकी, सामान्य चाल ये है उसकी, तो उसी का समय जो होगा वही आंसर होगा 11 चौक 44, यानी कि 44 मिनट लगते हैं उसको सामान्यतः 6 की स्पीड से चलने पर, ठीक है। ये सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 21 वर्ष अधिक थी, अब से कितने वर्षों के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। ये सवाल भी रिपीट हो गया लेकिन हम संख्या चेंज कर दी है बस। मैंने कहा भी था उसमें कि अगर मैंने उसमें करने का तरीका बताया था इसको, मैंने बोला भी था अगर संख्या चेंज होगी तो उसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, इसमें ये फादर है और यहाँ पर ये सन है, ठीक है। और देखो इस तरह की भी ट्रिक नहीं लगानी, बिल्कुल तुक्का सा मारना है या रट्टा मारना है, हमें रट्टा नहीं मानना, मैथ को समझना है। यहाँ पर क्या है, सन है, उसकी आयु हम मान लेंगे वर्तमान की ए है, उसके पिता के भी हमें पता नहीं है, उसके पिता की जो 3 साल पहले की आयु उसकी इसमें बात कर रखी है। 3 साल पहले की आयु वर्तमान की है, 3 साल पहले की आयु उसके पुत्र की आयु के, यानी कि पुत्र की 3 साल पहले की A-3 हो जाएगी, और ये 2 गुना थी और 2 गुना से 21 वर्ष अधिक थी। अगर ये 3 साल पहले की उसके फादर की आयु है तो फादर की वर्तमान आयु कितनी होगी, 3 साल और इसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2A - का 6
और प्लस का 21 में को 3 और जोड़ेंगे यानी कि 24, ये लिख सकते हैं। या हम इसको 24 में से 6 जाएगा तो 18 भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2a + 18, ये लिख सकते हैं हम 2a + 18। और यही बात मैंने पहले वाले सवाल में बताई थी कि जब हमारे पास ये आ जाए यहाँ पर और हमें दोगुनी, अब सवाल पूछा ना है कि उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी कब होगी, तो अब से 18 साल के बाद ही दोगुनी होगी, यही इस चीज़ का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका यहाँ पर। ठीक है, मैंने बोला था कि इसमें अगर डिजिट भी चेंज होंगे तो उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। मान लें यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे 3 नहीं होती, कब 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ हमको 2a को 3a बनाना है। भाई 2a ये आ जाती है, सवाल में पूछ लेता है कि कब 3 गुनी हो जाएगी, तो मैं इसको 3 गुना बनाने के लिए क्या करूँगा, 3/2 से दोनों तरफ गुणा करूँगा, इसमें भी और इसमें भी। जब करूँगा 2 से 2 कट जाएगा तो 3a, और ये कितना 2 × 18 9 × 27, यानी कि 27 साल बाद हो जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये तरीका है इसका करने का सवाल का। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि दो अभाज्य संख्याओं k और p जहाँ ये है, यानी कि k बड़ा है p से, ये इसका मतलब है कि k जो है p से बड़ी है, तो लघुत्तम समाकलन पर दे रखा 667, 3p + k का मान बताना है। अब यहाँ पर दोनों जो संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों k और p जो है वह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसका अगर एलसीएम 667 है तो ये सिर्फ उन्हीं दोनों संख्याओं का ही गुणज है, यानी कि उन्हीं दोनों संख्याओं से ही ये कटता है। अब 2 3 से तो कटेगा नहीं इस तरह से। ठीक है, अब हालांकि 2 3 भी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 667, अब हम यहाँ पर ये देखना है कि लास्ट में 7 कब आएगा, यानी कि कोई अभाज्य संख्या है तो लास्ट में 7 कब आएगा। लास्ट में 7 कब आएगा, जब उस संख्या का पहला यानी कि इकाई का अंक 9 हो और दूसरी का 3 हो, तब आएगा। और एक सिचुएशन ये भी है कि या तो 7 हो और 1 हो, ये 2 सिचुएशन बनेंगी जो हमारा इकाई का अंक 7 आ जाए। हम इस तरह से, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ फाइंड करने का, नहीं तो 667 को ढूंढते रहो कि किस चीज़ की गुणज है, वह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। मैं एक तरीका छोटा सा बता रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हम इसमें रख के देख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे। 27 की और 21 करेंगे, 21 सत्ते 7 × 7 7 दूनी 14 हासिल लेंगे, यहाँ पर हासिल 14 बचेंगे और 21 दूनी 42, 42 और 14 हो जाएगा यहाँ पर 56, तो यानी वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती। हम इसी यानी 2 को इधर रख के देख लेंगे क्योंकि ये उसी के आसपास तक पहुँच रहा है, तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे और यहाँ पर 3 रख लेंगे। उन जाहिर सी बात, अभी मैंने क्या रखा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने जो मैंने यहाँ पर बना था 27 21 ये अभाज्य है भी नहीं। ठीक है, ये भी एक मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, ये 27 21 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम यहाँ से इसको वैसे ही छोड़ देते। अब यहाँ पर हम 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 29 और 23 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनकी गुणा करके देखेंगे और इनकी गुणा करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 9 27 का 7 आएगा और 3 दूनी 6 हासिल, यहाँ पर 2 बच रहे हैं, 3 दूनी 6 और 2 9 18, 6 और 18 आ जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, 24 और 2 26 का 6 आ जाएगा, हाथ से बचेंगे 2, 2 दूनी 4 और 2 6। इसका मतलब ये वो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 667 है। ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, वो दोनों संख्याएं 29 और 23 ही हो जाएंगी हमारी। तो इस तरह से एक रख के देखने का तरीका बताया है मैंने छोटा सा, बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से करना है, रखना है, इस तरह से संख्याएं फाइंड करनी है। अब इसमें से ये k बड़ी है, ये p छोटी है, और ये भी मान लें k ये है और p ये है। सवाल में क्या ज्ञात करना है, सवाल में 3p + k ज्ञात करना है, यानी 3 × 23 और प्लस का 29, इसका मान निकालना है। 23 × 69, 69 और 29 हो जाएगा यहाँ पर 6 2 8 98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए, यानी कि 8:15 ये चोर यहाँ से, मतलब ज्वेलर की दुकान यहाँ पर है, 8:15 पर इसने चुराए जेवर और भाग लिया इधर को, ये इस तरह से भाग लिया यहाँ पर। उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड थी इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब आगे सवाल में बोला है कि 8 साढ़े 8 बजे 8:30 पर सूचना मिलती है पुलिस को, और पुलिस उसको 9 बजे गिरफ्तार करना चाह रही है। मान लो यो उसको इधर भाग रहा है, यहाँ पर उसको गिरफ्तार करना चाह रही है 9 बजे गिरफ्तार करना चाह रही है पुलिस। तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, इसकी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर इनकी द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो बराबर ही तो होगी, क्योंकि दोनों बराबर ही तो भागेंगे, समय इनका अलग होगा बस। ये 8:15 से भाग रहा है, ये 8:30 से भागेगी पुलिस, और 9 बजे पकड़ना है। तो चोर के द्वारा ये जो दूरी है ये हमें पता नहीं कितनी है दूरी। ठीक है, ये दूरी कांस्टेंट है। अगर दूरी बराबर होती है तो जो टाइम का जो रेशियो होगा तो उसका उल्टा स्पीड का रेशियो बन जाता है। ये मैंने कई बार ये बात बता दी होगी। ठीक है, यहाँ पर 8:15 से लेकर हमें 9 बजे तक पकड़ना है, यानी कि चोर जो भागेगा वो 45 मिनट भागेगा, तो 45 मिनट तो चोर भागेगा यहाँ पर। ठीक है,
और 30 मिनट जो भागेगा, कौन भागेगी? पुलिस। 30 मिनट पुलिस भागेगी यहाँ पर, तब वो पकड़ा जाएगा 9 बजे, ये पुलिस। यानी कि इनका जो टाइम का जो रेशियो है 15 या 45 और 15 दूनी 30, ये इनका टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का 2 और 3 का हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो चोर की स्पीड है 60 है। ये चोर है, ये इधर टी है बना हुआ है, टैफ टी, ये टीफ है, और ये पुलिस है। यानी कि ये इसकी 60, यानी कि गुना हो रही है कितनी? ये हो रही है 30 गुना। तो हम इसको भी 30 गुना कर देंगे, पुलिस की चाल को भी, यानी कि 3 यूनिट को 30 गुना करेंगे तो 30 से 90 आएगा। तो पुलिस की जो चाल होनी चाहिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। ये इसका करने का तरीका है। अगला सवाल है यहाँ पर, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि 250 मीटर की ट्रेन है। 7 किमी की चाल है उसकी, व्यक्ति की, जो व्यक्ति है उसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की। हमें ट्रेन की यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो ट्रेन की मान लेंगे कि हम ट्रेन की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है ट्रेन की यहाँ पर। अब जब वो एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होनी चाहिए? इनकी सापेक्ष चाल होनी चाहिए x माइनस 7 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है। अब यहाँ पर 250 मीटर लंबी ट्रेन है वो, और 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो हम यहाँ से ट्रेन की स्पीड का पता कर सकते हैं। 250 मीटर की ट्रेन है, वो इस दूरी को, 250 मीटर की दूरी को अगर वो इस सापेक्ष स्पीड से तय कर रही है तो 36 सेकंड में उसको पार कर देगी व्यक्ति को, यानी कि x माइनस 7। ठीक है, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो हम इसकी जो दूरी है ना 250 किलोमीटर, इसको हम 250 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 0.25 किलोमीटर, 0.25 किमी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, 250 मीटर को 0.25 किलोमीटर लिख सकते हैं। बराबर में क्या है? बराबर में कितने? 36 सेकंड में पार कर रही है। 36 सेकंड को हम 3600 सेकंड में लिख सकते हैं, यानी कि इसको घंटे में हमने चेंज कर दिया। हालांकि इसको 5/18 करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये 36 से 36 कट जाएगा, 1/100 आएगा, और 100 से यहाँ गुणा होगी तो 25 बचेगा केवल। तो x का मान जो आ जाएगा वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी कि जो ट्रेन है तो ट्रेन की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी यहाँ पर। अब आगे बोला कि एक ट्रेन और है, वो उसी दिशा में आ रही है, ये इसकी चाल है 82 किलोमीटर प्रति घंटे की, इसकी है 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दूसरी ट्रेन की। तो अभी जब आमने सामने आ रही है तो तब सापेक्ष चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो तब कितनी हो जाएगी? 8 और 3 11, और ये 114 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी इनकी, जब आमने सामने आ रही है ये। ठीक है, चलो इसको बदल लेते हैं। 114 गुणा 5/18 करेंगे हम यहाँ पर। जब हमें बड़ी से छोटी तरफ जाने होता है तो 5/18 से करेंगे, ये भी मैंने बताया हुआ है। और जब छोटी से बड़ी तरफ जाएंगे तो 18 ऊपर रखेंगे बड़ी। अब इसको हम थोड़ा सा चाहे तो छोटा कर सकते हैं, 5 दूनी 10, और 5 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14, और 2 नम 18, 57 गुणा 5/9 इसकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। 415 मीटर की तो यह है एक ट्रेन, और 250 मीटर की पहले थी ये। टोटल दूरी इतनी हो जाएगी इस बार, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई दूरी होती नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ नहीं जोड़ा था ऊपर। ठीक है, और इनकी चाल कितनी है? सापेक्ष चाल है इनकी 100, अभी हमने छोटी कर ली तो 57 गुणा 5/9, और बराबर में कितने सेकंड में पार करने में समय लगेगा, यही हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? 5 से इसको काटेंगे, 5 से तो ये 50 बार चला जाएगा, और 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी 3 से और कट सकता था ये, देखते हैं। नहीं, अभी नहीं कटेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ प्लस में दिया हुआ है ना, ये प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, 3 3 9, और 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 5 6, और ये आ जाएगा यहाँ पर 665। 665 आ गया। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 19 के 5 की गुणा कर देंगे, और 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 19 के 5 की यहाँ पर हम गुणा करेंगे। 5 से इसको काटेंगे बाद, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 तिया 15, और 5 तिया 133 गुणा 3/19, 19 सत्ते 1 7 63, 19 सत्ते 133 होते हैं, तो 7 21 हो जाएगा। 21 सेकंड में पार कर देगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन इस सवाल में, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है यहाँ पर, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी दी हुई है, यदि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 1488 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। इसका जो पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका, वो होता है 2LB प्लस HL प्लस LB BH प्लस HL। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें दिया हुआ है कि इसमें लंबाई का मान दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, और चौड़ाई का मान दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें इसमें दी हुई है, H नहीं दे रखा इसमें। ठीक है, तो हम H को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर।
एच को फाइंड कर लेंगे, एच का मान इसमें रखेंगे, इनका मान हम इसमें रखेंगे 2 LB यानी कि 70 गुणा 96 और प्लस का ये हो जाएगा एच, एल का मान रख लेंगे और प्लस यहाँ पर क्या था, ये था BH। ठीक है, तो ये आ जाएगा 96 और गुणा H बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1488। इस सवाल में भी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसको काटेंगे इसको यहाँ से तो ये आ जाएगा, खत्म करेंगे इसको यहाँ से और इसकी हम गुणा कर लेंगे, साथ साथ करते चलेंगे यहाँ पर 7 छंग 42 और 7 नम 63, 63 और 4 67। यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का ये हो जाएगा 9 7 16 166 H हो जाएगा और बराबर का 2 से हमने काटा, इसको 2 7 14, 2 चौका 8 और 2 चौका 8 यहाँ पर। ठीक है, अब 166 में से H यहाँ पर आएगा और 700 इधर इधर की तरफ ले जाएंगे इसको, 744 में से जब हम 67 20 को घटाएंगे तो ये तो माइनस में आएगा यहाँ पर। और इनका लंबाई में मेजरमेंट होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई इनका जो है माइनस में नहीं होता है क्योंकि कम नहीं होती हैं, ये माइनस में मान होता ही नहीं है इनका। लेकिन इस तरह से सवाल दिया हुआ तो इस तरह से आंसर भी आ रहा था इसका। ठीक है, पता नहीं सवाल में कुछ कमी है क्या है इसमें। अब 744 इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 10 में से 6 4 जाएगा 6 और यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये 7 बचेगा और ये 9 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 59 76 बचेगा यहाँ पर, ये यही बच रहा है। ठीक है, 59 76 ये बच रहा है यहाँ पर 59 76। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हालांकि इसको थोड़ा सा यहाँ से भी छोटा करके हम घटा सकते थे इसमें से, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत दी हुई है सवाल। तो यहाँ से H का मान अब निकालेंगे 166 H, यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये 36 बार कट रहा है, यहाँ से H का मान जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। अब तीनों हमारे पास यहाँ पर आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसका विकर्ण क्या होता है, मैंने विकर्ण बताया था, विकर्ण होता है इसका L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट, ये होता है इनका योग का, ये इसका विकर्ण होता है। अब इसमें मान रख देंगे, L का मान कितना है, L का मान दिया हुआ है इसमें 70 96 70 का वर्ग 96 का वर्ग और प्लस का यहाँ पर 36 का वर्ग, इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पर, उसका रूट कर देंगे, केवल रूट कर देंगे, उसमें उसका अलावा कुछ पूछा ही नहीं है सवाल में। ये इसका रूट आ जाएगा 7 7 49 49 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 96 का वर्ग, किस तरह से निकालेंगे 96 है यहाँ पर, या तो दो संख्याओं की गुणा है, इस तरह से कर लेंगे जिस तरह से दो संख्याओं की गुणा करते हैं, और अगर वर्ग निकालना है तो ये वर्ग है, तो पहले क्या करेंगे 6 छंग 36 रखेंगे, हासिल 3 बचेगा, 9 छंग 54 54 दूनी 108 54 दूनी 108 और 3 108 और 3 11 होंगे, हासिल लगेंगे 11 9 9 81 81 और 11 92, यानी कि 92 से 16 आ जाएगा इसका, 92 16 आ जाएगा इसका, और 36 का होता है 1296, 36 का जो होता है 1296 होता है। जब इसको जोड़ेंगे जोड़ने पर क्या आएगा यहाँ पर 6 6 12, यानी कि लास्ट का जो इकाई अंक होगा वो 2 होना चाहिए, और 2 जो है 2 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा यहाँ पर, ये भी खत्म हो जाएगा। जोड़ लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी किए हैं, थोड़ा सा बदल के रिपीट किए हैं। ये सबसे बड़ी मुझे इनकी प्रैक्टिस सेट की कमी लगी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे क्या यूपी कांस्टेबल का इन्होंने वो बनाया हो प्रैक्टिस सेट। एक व्यापारी ने अपने कुल माल का 4/5 भाग 15%, यानी कि कुल भाग उसका हम 50 मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मानते हैं ताकि या पॉइंट में हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। कुल भाग इसका 50 मान लेंगे। इसने क्या किया, इसमें से 5 में से 4 भाग यानी कि 40 भाग को भेज दिया 100, यानी कि 15% का मतलब होता है 23/20। 15% का जो हम फ्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 15/100, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 रुपये की चीज़ 3 रुपये में के लाभ पर बेची तो लाभ 23 रुपये का होगा, इस तरह से। और इसने क्या किया, शेष भाग कितना है 10, उसको इसने हानि पर बेचा 10% की, यानी कि 10/9/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 46 यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर 9। तो टोटल यहाँ पर कितना लाभ हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ 55 रुपये। 55 रुपये में बेचा, और उसका जो मतलब कुल माल था 50 रुपये का था, तो उसको लाभ कितना हुआ 5 रुपये का। 5 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन सवाल में बोला है 45 रुपये का। 5 का मान 45 के बराबर है, 1 का मान जो होगा वो 9 के बराबर होगा। 1 का मान 9 के बराबर। सवाल में क्या पूछा, कुल माल का क्रय मूल्य, कुल माल है ये 50 से गुणा कर देंगे, 5 9 45 हो जाएगा, 450 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9000 को 3 भागों में इतने पर निवेश करता है, 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में
समान ब्याज प्राप्त होता हुआ, तो 6% पर निवेशित राशि बतानी कितनी है। अब यहाँ पर इसने 3 राशि है, ये PQR, ठीक है। उसने निवेश किया था 3% पर, इसको 4% पर, उसको 6% पर, और समय सबका इतना था इसका बराबर। तो इसे कितना ब्याज मिला होगा? 3, 4 और 6, ठीक है। समान ब्याज प्राप्त हुआ होगा इसे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। 6 4 किससे कटेगा? 12 से कटेगा। 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर जो राशि लगाई होगी उन्हें 4 रुपये की राशि लगाई होगी। यहाँ पर कितनी? 4 तिया 12, यहाँ पर 3 रुपये की, और यहाँ पर 6 दूनी 12। ये कैसे लगाई होगी? क्योंकि जब हम 3% पर 4 रुपये को लगाएंगे तो 4 तिया 12, तभी तो ये 12 मिलेगा हमें, ठीक है। और 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तभी तो 12 मिल रहा है, तभी तो यहाँ पर ये बराबर इस बोला ना समान ब्याज प्राप्त हुआ है। चलो एक तरीका तो यह है करने का, लेकिन इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको हटा के मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। इसमें बेसिक भी इसका बहुत आसान होता है। इसमें मान लेंगे कि पहले जो ये भाग है P, Q और R, ये 3 भाग हैं। इसने क्या किया है, इसको 3% पर 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल को हम बराबर है तो टाइम लिखने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। 3% पर, इसको परसेंट को भी हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पर बट में 100 रख देंगे हम। ये बराबर मिलता है इस पर ब्याज। इसको लगाया उसने 4 पर बटे 100, और इसको लगाया उसने 6 पर, यानी कि यहाँ से जो इसको ब्याज मिल रहा हो बराबर मिल रहा, तो हम यहाँ के मान लेंगे। तो आ जाएगा, P का मान निकल के आएगा हमारा, यहाँ से P का मान आएगा 100 के बटे 3, यहाँ से Q का मान आ जाएगा 100 के बटे 4, और R का मान आ जाएगा यहाँ से 100 के बटे 6, ठीक है। यहाँ पर तीनों के ये मान आ गए। यहाँ पर हम इनका अगर रेशियो लेते हैं, इसके जो इसने भाग निवेश किया था, ये धनराशि आ गई इसकी PQR, तो इसका हम रेशियो लेते हैं 100 के सभी में से कट जाएगा, तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा PQR का 1/3, 1/4, 1/6 ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम, इसके एलसीएम ले लेंगे 12 से इसमें सब में गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो इस तरह से पहले भी आ रहा था, इस तरह से अब भी आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर हमें ये तरीका पता है तभी हम उसको कर सकते हैं। अब क्या है, इसमें 9,000 रुपये है, 4 3 7 दोनों, यानी कि टोटल 9,000 का मान 9,000 है। सवाल में पूछा है कि 6% पर, 6% पर कौन सी थी? ये थी, ये वाली 8 थी 6% पर, तो 2 का मान पूछा है इसने, तो 2 का मान 2,000 हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त के वृत्तखंड का कोण 120 डिग्री है, अगर इसे शंकु बनाया जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा? भाई यहाँ पर एक वृत्त है, ये वृत्त है और जिसका केंद्र है यहाँ पर, और एक त्रिज्या खंड है, ये त्रिज्या खंड है, ये O है, AB लेंगे इसको, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर की है त्रिज्या, और इसका जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर। इसमें 2 फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूले में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो एरिया, तो इसका लगेगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। इनको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो जो अगर फॉर्मूला याद होगा तो भी 1 2 ही सवाल हो पाएगा। अगर हम इसकी ये जो है त्रिज्या, ये जो है ना इसकी चाप, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड की लंबाई, ये त्रिज्या खंड की लंबाई है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो इसकी लंबाई होती है 2 पाई r थीटा बटे 360, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब सवाल में चलते हैं। सवाल में इसमें अब आगे बोला अगर इसे शंकु बनाया जाए, अगर इसको शंकु बनाया जाएगा तो भाई इसको इस तरह से घुमाया जाएगा, यहाँ पर ये इसी तरह से तो घुमाया जाएगा इसको यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाली लाइन थी ना पहले, ये यानी कि जो आर्ट थी, इसकी जो चाप थी, ये त्रिज्या खंड था, ये घूम जाएगा, यही इसका परिधि बनेगी शंकु की। शंकु जो इस तरह से शंकु बनेगा, ये यहाँ पर ये जो बनेगा शंकु, ये इसकी परिधि बन जाएगी, ये जो लंबाई जो है। तो हम क्या चाहिए हमें, ये हमें चाहिए होगा यहाँ से, इसका मान तो चाहिए होगा। r बराबर 2 पाई, और r का मान कितना है गुणा 3, और थीटा का मान है यहाँ पर 120, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 360। इसको काटेंगे 12 या 36 से कट जाएगा, यानी कि r का मान जो है वो 2 पाई है, ठीक है। अभी हम इसको पाई का मान, क्योंकि यहाँ पर पाई दिया हुआ है तो हम इसको काट नहीं रहे, पाई का मान हम रख ही नहीं रहे हम अभी, ठीक है। आवश्यकता पड़ेगी तो देख लेंगे। यहाँ पर r का मान तो आ गया, यानी कि इसकी जो परिधि आ गई ना, ये यानी कि 2 पाई r का मान जो आ गया यहाँ पर, 2 पाई r का मान जो आ गया वो 2 पाई आ गया, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यानी कि ये r का मान आ गया यहाँ पर, जो इसकी त्रिज्या हुई, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है तो वो 1 आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी आ गई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की,
और ये घुमा है यहाँ पर, तो ये 3 जो है ना इसकी जो त्रिज्या थी इसकी L बन जाएगी, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। ये हमें ज्ञात करनी है। अब हमें ये ज्ञात करनी होगी h। h क्या है? h क्या होगी? इसके वर्ग में से इन दोनों को घटाना हमें, तो ये क्या बनेगी? तो हम ये इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, h² बराबर 3 का वर्ग यानी कि 9 और माइनस का 1। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय भी पता होगा आपको। तो यहाँ पर h का मान जो निकल के आएगा यहाँ पर, ये हटा देंगे, h मान रूट चढ़ा दिया। ठीक है, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और रूट 8 को क्या लिखते हैं? 2√2 लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? क्योंकि यहाँ से जब हम इसकी 2 गुणा 4 करेंगे ना, तो ये 4 जो है पूर्ण वर्ग है, ये बाहर आ जाएगा 2 के साथ, तो 2√2 बचेगा यहाँ पर, इस तरह से बाहर आ जाता है, तो 2√2 इसका मान आ जाएगा। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ना, ये h का मान जो है, h का मान जो है वो 2√2 है। अब सवाल में पूछा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई हम ऐसे ही रखेंगे, और r का मान इसमें कितना दिया हुआ है? r का मान दिया हुआ है 1, और h का मान कितना है? h का मान आ जाएगा 2√2। इसको हम 2√2 पाई/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इस तरह का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है ना सारे, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। फॉर्मूले रख के बस कैलकुलेशन करनी होती है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है, वह माल का 10% मूल्य परिवहन में गंवा देता है। भाई उसका माल पर 15% लाभ कमाता, मान ले तो उसका माल जो है 100 रुपये है, जो उसने 100 रुपये में खरीदा था, वो कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, उसको बाजार ले गया। उसने बाजार में जाकर उसने क्या किया? 15% का लाभ कमाया, यानी कि उसने वो 115 रुपये में बेच दी। 115 रुपये में बेच दी। अब वह माल का 10% परिवहन में गवा देता। अभी भाई सवारी करके गया होगा, करके आया होगा, तो 15% 10% उसमें गवा देता है, यानी कि इस 115 का वो 10% गवा देता है, यानी कि उसके पास 9/10 रह गए इसके। अब उसके पास 9/110 रह गए, इसको काटेंगे 9/10, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 15, 9 से 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207/2, यानी कि उसके पास जो रुपए रह गए हैं अब, तो वो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 103.5 रुपये रह गए उसके पास। अब जो रुपए रह गए उसके पास 103.5 रुपये रह गए, और उसने वो चीज़ खरीदी 100 रुपये में। सवाल बोला कि कुल लाभ का प्रतिशत क्या है, तो कुल लाभ का प्रतिशत जो है वो 3.5% का बचेगा। कुल लाभ का प्रतिशत है, यानी कि 100 रुपये में वो चीज़ खरीदी, 103 पॉइंट यानी कि 3.5 रुपये उसके बाद बच पाए, वह 3.5% का लाभ हो गया उसे। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो 2050 रुपये की वस्तु खरीदता है, तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा? 2050 रुपये है, इतने रुपये की खरीदारी करी और 26% की छूट है, तो 26% निकाल देंगे इसका। बस वो पूछ रहा है कि कितनी बचाएगा यहाँ पर। 26% निकाल देंगे, कट जाएगा यहाँ से 1, और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, यानी 26 की और 41 की गुणा करेंगे। 26 की और 41 की जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 6 एकम, आ जाएगा यहाँ से 2 से काटा ना हमने यहाँ पर, अभी ये 2 भी रह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 भी रह रहा है, तो यहाँ पर 13 करेंगे यहाँ पर, इसको 2 से काटेंगे 26 को, तो 13 बचता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 13 बचेगा, तो यहाँ पर कुल मिला के हमारा 41 गुणा 13 की हमें करनी पड़ेगी। 13 कम 13 और 13 चौका 52, 52 और 1 53, 533 रुपये उसने बचाए होंगे छूट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार हैं ए बी सी, इन्होंने एक व्यवसाय में लाभ 11 13 16 के अनुपात में साझा किया। ए है, बी है और सी है। इन्होंने लाभ साझा किया, यानी कि रुपए का हमें पता नहीं कितना लगाया है, यानी कि पूंजी का अनुपात ही बताना है किस अनुपात में लगाई थी। टाइम इनका दिया हुआ है, टाइम इनका दिया हुआ है कितना? 7 महीने दिया हुआ है एक का, इसके 5 महीने और इसके 12 महीने। इनका रेवेन्यू है, यानी कि राजस्व कमाया इन्होंने, प्रॉफिट, तो वो 11 13 और 16 के अनुपात में कमाया है इन्होंने। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये जो आर होता है इन दोनों के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है, और ये एक दूसरे के समानुपात में होते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं इसका बस एक सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा खचड़ पचड़ नहीं बचा रहा। जब मुझे ए के वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगी, मैं इसके समय को ढक लूँगा, 11 की 5 की और 12 की यहाँ पर गुणा कर दूंगा, 11 गुणा 5 और गुणा 12। ठीक है, जब मैं इसका समय इसकी राशि निकालूंगा तो 5 को ढक दूंगा, इसको 5 को जब ढक दूंगा तो 13 की 12 की और 7 की गुणा करूंगा, 13 12 और 7, और जब मैं इसकी राशि निकालूंगा तो इसको हटा दूंगा, 16 की 5 की और 7 की गुणा करूंगा, 16 गुणा 5 और गुणा 7, ये है उनकी राशियों का अनुपात होगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। बाकी करने का तरीका इसका थोड़ा मैं ओपनली बता सकता था, लेकिन उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं।
यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें कुछ अगर कट रहा होगा तो काट लेंगे। यहाँ पर यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 ये 16 है, तो यानी कि 4 इसमें कॉमन है यहाँ पर सब में, तो 4 निकाल लेंगे। 11 गुणा 5 और 4 तिया 12, आगे क्या बचेगा यहाँ पर 13 गुणा 3 और गुणा 7, और ये बचेगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 सत्ते 14, 140। 140 लास्ट में किसके, इस वाले के है, ठीक है। 3 पंजे 15 और 11 की 15 गुणा करेंगे 165 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही ठीक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे। अगर आगे और इस तरह सवाल आएगा तो मैं और दूसरा तरीका भी बता दूंगा जो मैं बताना चाह रहा था फिलहाल, अभी ये भी अच्छा तरीका है। अब इसमें बोला है कि उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप ये है। यहाँ पर भाई भुजा की माप कितनी दे रखी है, a बराबर 16√2 दे रखी है। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका जो एरिया होता है 6 गुणा √3a² होता है। और ये जो है ये किसका है, ये वाला ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसी में 6 से गुणा करते हैं बस। यहीं पर मान रख देंगे 6 गुणा √3/4 आ जाएगा यहाँ पर 4, और a का मान यहाँ पर रखेंगे, a² में करेंगे तो 16 कवर 256 हो जाएगा, और गुणा 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48, और 8 जो है यूनिट डिजिट केवल एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक बैंक एक खाते पर 12% वार्षिक ब्याज देता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया है तो खाते पर, यह आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या था कि अर्धवार्षिक रूप से अगर चक्रवृद्धित होता है तो आर का मान जो है आधा हो जाएगा, यानी कि 6% बचेगा, और टाइम डबल हो जाएगा। टाइम जो होएगा वो 1 साल का है ना यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जब हम इसकी 6% को जब हम इसको सक्सेसफुल यहाँ पर सक्सेसफुल लगा लेंगे, इसको सक्सेसफुल लगाएंगे तो 6% प्लस 6 प्लस 6 36 और उससे भाग करेंगे उससे तो 0.36 आएगा, यानी 12.36 बचेगा। तो यहाँ पर कितना अधिक अर्जित कर रहा है, 0.36 अधिक अर्जित कर रहा है इस 12% से, 0.36, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, इसमें ऋषि किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, शान उस कार्य को, ये ऋषि है ये 8 घंटे में, शान उसको 12 घंटे में, और वीर की सहायता से यानी कि आर एस प्लस वी ये करते हैं उसको 3 घंटे में। आसान क्वेश्चन है, ऐसे आगे अपना कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, ये 3 संख्या है यहाँ पर ए बी और सी, इनका औसत दिया हुआ है यहाँ पर 154। इनका योग कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, और 462 इनका ये हो जाएगा। यहाँ पर बोल रखा कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, इस तरह का होता है तो 4 2 1 इस तरह कर लेते हैं, ये तीनों संख्याएं हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पहली संख्या जो है ये दूसरी की दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, नहीं तो हम इसको रेशियो बना भी सकते हैं, जैसे दिया हुआ कि ए और बी, इसमें क्या पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, जो पहली संख्या है दूसरी की दोगुनी है, तो ये दोगुनी है पहली की, पहली संख्या दूसरी, ठीक है। तो आगे बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, दूसरी संख्या है तो ये तीसरी की दोगुनी है, इस तरह से कर लेंगे। इसको जब बराबर करेंगे इससे 2 से दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो आ जाएगा 4 4, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 2 1, तो आपको क्या संख्या है 4 2 1 हो जाएगा यहाँ पर तीनों का, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे, दूसरा तरीका भी है करने का, सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों आ गई। सवाल बोला कि इनका योग कितना, 4 2 6 1 7, यानी कि 7 का मान जो है वो 462 के बराबर है। एक का मान जो होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर 7 6 42 और 7 6 42 66, 1 का मान 66 के बराबर आ जाएगा। सवाल पूछा है कि पहली संख्या कौन सी है, 4 है, 4 से गुणा कर देंगे, 4 6 24, 4 6 24 और 2 26, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाव 5 किलोमीटर उर्ध्व प्रवाह और 7 सही 1/2 की अनुप्रवाह 45 मिनट में जा सकती है। अब ये 2 तरह की टाइप होती है इसमें, एक टाइप ये है, एक टाइप अभी तक आई है। तो एक टाइप में हम क्या करते थे, DS US B और W रखा करते थे। इस वाली टाइप में ये दोनों नहीं रखनी है, बस इसमें क्या रखना है, T रखना है इनकी जगह बस यहाँ पर, ठीक है। इस वाली टाइप इसमें क्या है कि 5 किमी उर्ध्व प्रवाह होता है विपरीत चाल, यानी कि विपरीत चाल कितनी है, विपरीत चाल में 5 किलोमीटर जाता है, और अनुप्रवाह यानी कि समांतर दिशा में 7 दूनी 14 15/2 किलोमीटर जाता है। उसको टाइम कितना लगता है, 45 मिनट लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 से 2 खत्म करने के लिए सब में 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये मेरा 15 10 और 90 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ सकता है मेरा। अब इसका काम खत्म हो जाएगा, इसकी आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, ठीक है।
इसको मैं लिख सकता हूँ। अब आगे दूसरी बात क्या बोली है इसमें बोला वह 5 किमी अनुप्रभा यानी कि 5 किमी अनुप्रभा यानी कि 5 किमी विपरीत दिशा में और 2.5 किमी अनुप्रभा इधर आ जाएगा। ठीक है, अनुप्रभा ये हुआ है इधर, अनुप्रभा 5 किमी और उधर यानी कि विपरीत दिशा में 2.5 किमी। 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं और ये कितना जाता है 25 मिनट। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 खत्म करने के लिए फिर से मैं इसमें 2 से गुणा करूँगा। 2 से गुणा करूँगा तो ये 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। इस तरह से लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसका भी काम खत्म हो गया है मेरा। यहाँ पर मैं इसको संतुलित करके इस तरह से रख लूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें मुझे देखना है कि यहाँ पर ध्रुव प्रवाह जाने में कितना समय लगेगा, ये सवाल में पूछा है। तो मैं इसको बराबर न करके इसको बराबर करूँगा। ठीक है, इसमें सवाल में पूछी ऐसी चीज़ है कि हमें इसको बराबर न करके इसको बराबर कर लूँगा। इसको बराबर करूँगा तो मैं यहाँ गुणा करूँगा इसकी 2 से और यहाँ गुणा करूँगा 3 से। ये दोनों बराबर हो जाएंगे गुणा करने पर। तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी, यहाँ भी, और नीचे इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मेरा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरा 20 और यहाँ पर बचेगा 3 पंजे 15। यहाँ पर 180 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 150। यहाँ पर कितना डिफरेंस बचा, यहाँ पर बचा डिफरेंस 5 का, यहाँ पर 30 का बचा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में जो जाएगा ना, 1 मिनट में जो इसकी चाल होगी, इसके 30 से इसको भाग करेंगे 5/30, यानी कि इसमें थोड़ा सा अपोजिट लेते हैं। इसमें ये आ जाएगा 5/30, यानी कि 1/6 जो आ जाएगी, 1/6 किलोमीटर प्रति मिनट की इसकी चाल आ जाएगी, प्रति मिनट की। ये मिनट में दिया होता ना, 1/6 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल आ जाएगी। ये कौन सी, अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में चाल, यानी कि अप स्ट्रीम चाल, यानी ऊर्ध्व प्रवाह चाल। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। 1/6 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 1/6 किलोमीटर प्रति मिनट, ये इसकी चाल आ गई। सवाल में पूछा कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में ऊर्ध्व प्रवाह में कितना समय लगेगा। भाई 6 किलोमीटर की दूरी है, चाल कितनी है 1/6, ऊपर पहुंच जाएगा 6 × 36 आ जाएगा। यहाँ पर 36 मिनट लगेंगे, उसको ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिजिट इस तरह से दिए हुए हैं तो अभी सही से समझ में नहीं आया होगा। अगर इस तरह का सवाल अगर मान लीजिए प्रैक्टिस सेट में ना भी हुआ तो मैं कम से कम 15 या 10 प्रैक्टिस सेट ऐसे कराऊंगा थोड़े से एडवांस लेवल के, उसमें इस तरह के सवाल रखूंगा तो उसमें मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा इसको। अगला सवाल यह है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि इनका योगफल 36 है तथा गुणनफल 1296 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, इस तरह का सवाल पहले भी आया था पिछले, उसमें जो है उनका योगफल 15 दिया गया था शायद, तो 15 को तो हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो उसमें हम 3 संख्याएं क्या मानते हैं, अगर समांतर श्रेणी में है 3 संख्या समांतर श्रेणी में तो हम मान लेंगे कि 3 संख्या है वो a माइनस का d, a और a प्लस d, इस तरह से मानते हैं हम। ये समांतर श्रेणी का नियम होता है। इसी तरह अगर पूछ लेता है कि सवाल पूछ लेता है कि चार संख्या समांतर श्रेणी में, तो हम क्या रखते हैं, तब रखते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और क्या जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, ये इस तरह से रख लेंगे। 4 संख्या, 5 संख्या के बारे में पूछता, 5 संख्या कितना, हम क्या रखते हैं a माइनस का 2d और a माइनस का, तो ये हो जाएगा a माइनस का 2d, a माइनस का d, a और फिर अपोजिट a प्लस d और a प्लस 2d। इस तरह से संख्या लेते हैं अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो। हालांकि इसमें 3 संख्या के बारे में है तो 3 संख्या ये हो गई, इनका योग दिया हुआ है। इनका योग कितना होता है, d से d कट जाएगा, जब इनका योग करेंगे तो 3a बचेगा। यहाँ पर योग कितना है इनका 36, तो a का मान तो आ जाएगा यहाँ पर 12। अब a का मान यहाँ पर 12 आ गया, a का मान यहाँ से 12 आ जाएगा। अब हम इसमें दिया हुआ है कि इनका गुणनफल 1296 है, गुणनफल करेंगे a माइनस का d और गुणा a और गुणा a प्लस d, गुणनफल इस कितना है 1296। इसमें 12 का मान रखेंगे, 12 माइनस का d और गुणा 12 और 12 प्लस d बराबर हो जाएगा 1296। 12 से इसको मैं भाग करूंगा तो 12 × 12 12 98, 108 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 108 आ जाएगा यहाँ पर, 1296 108 आ जाएगा। जब मैं इस वाले 12 से भाग करूंगा तो इस 12 को मैं खत्म कर दूंगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बनेगा, ये 144 माइनस का d स्क्वायर कर सकता हूँ इसको मैं, 108 आ जाएगा। ये माइनस का है यहाँ पर, इधर हो जाऊंगा तो इधर माइनस में घटेगा तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, d स्क्वायर बराबर बचेगा 144 में से 108 जाएगा तो ये बचेगा 36। तो d का मान जो आ गया, यानी कि d का मान आ जाएगा 6, यानी कि जो इनका अंतर है ना संख्या होगा वो भी 6 है। तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, इसमें 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगी। अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 6 जोड़ेंगे 24 हो जाएगी। तो पहली संख्या ये, दूसरी है, तीसरी है, तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या 359 इतनी है। ये सवाल भी रिपीटेड है, इसमें दोनों में 22% दिया हुआ है। अगर जनसंख्या जो है इतनी पुरुष है और 22% जनसंख्या टोटल साक्षर है और 22% पुरुष, तो महिलाएं भी 22% ही साक्षर होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। ये दो पाइप है, ये ए है, ये भरने वाला है, 98 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप है 28 मिनट में भर सकता है। और तीसरा पाइप जो है तो ये भर सकता है, ये भरने वाला नहीं, खाली करने वाला है। तीसरा पाइप जो है ये खाली कर सकता है। सवाल में क्या बोला, सवाल बोला यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हैं, तीनों पाइप एक साथ खुल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो तीनों पाइप एक साथ खुल रहे हैं, यानी कि ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी अपना काम करेगा खाली करने का, तो ये 21 मिनट में भर जाती है खाली टंकी। ठीक है। इसकी टंकी के तल पर जो पाइप लगा वो खाली करेगा, वो पाइप कौन सा है, सी है। यहाँ पर इनका एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेने का तरीका बताया था, अलग अलग लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 98 रख लेंगे, 98 से तो कट जाएगा, 28 कब कटेगा 98 से, जब मैं यहाँ पर अगर 2 रखता हूँ तो 14, 14 से 98, यानी कि यहाँ पर 2 रखने से भी कट जाएगा। 21 कब कटेगा इससे, अगर 21 के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 21 के लिए मुझे यहाँ पर 3 7 21, अगर मैं 3 रख दूँ यहाँ पर, 3 7 21 और 7 चौक 28 कट जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा एलसीएम हो गया यहाँ पर। ये एक दूसरा तरीका भी करने का, निकाल सकते हैं। अब 98 से मैं इसको काटूंगा, 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 28 से इसको काटूंगा तो कितना कटेगा, कट जाएगा। 28 से काटूंगा तो ये कटेगा 14 और 14 7 7 21 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 21 से इसको काटूंगा तो 3 7 21 और 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 14 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ये यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई सबकी यहाँ पर। ये आ जाएगी 27, यानी कि ए और बी की आ जाएगी यहाँ पर 27। ए बी की जो है वो 27 है, ए बी की 27 है। इसकी हो जाएगी 1, इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, हालांकि ये खाली करने वाला है। सवाल में पूछा है तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। खाली करने वाला 98 गुणा 2 गुणा 3 लीटर की टंकी है और 1 मिनट में खाली करता है, तो भरी भी इतनी है, तो 1 मिनट में 1 मिनट खाली करता है, तो कितने में खाली हो जाएगा, इनकी गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 48 और 6 9 54। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। इसका भी मैंने एक तरीका बताया था, हालांकि बच्चे कैसे करते होंगे, मैक्सिमम बच्चे तो करते होंगे कि 35/72 है और यहीं से इसकी काट पीट करनी शुरू कर दी, या एक आध ट्रिक भी है, कौन सी, डिफरेंस वाली। ठीक है। वो सब जगह काम नहीं करती है, तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो सब जगह काम करेगा। और मैंने बताया भी 50/60 को 5/6 ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। हम क्या करेंगे, नीचे से ना काट के ऊपर से काटेंगे। 35 से इसको काटूंगा मैं, जो 35 दूनी 70, 2 बार जाएगा लगभग, पॉइंट लगेगा। ठीक है। अभी हम बाद में देखेंगे, अगर पॉइंट लगाने की जरूरत पड़ेगी तो बाद में लगा लेंगे। 37 से इसको काटे। सवाल में पूछा है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। हमें सिर्फ ये ज्ञात करना, ना कि इसमें ये लगाना है कि इसको आरोही क्रम में लगाओ। अगर आरोही क्रम में लगाना होता या अवरोही क्रम में लगाना होता तो हम पूरा काट लेते। 1 पॉइंट और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये भी 2 बार कट रहा है लगभग। ठीक है। ये भी 2 बार जा रहा है। यहाँ पे इसको काटेंगे 43 से इसको काटेंगे तो ये 43 से 1 बार कट रहा है केवल। ठीक है। 1 बार कटेगा यहाँ पर। और बड़ा पूछा है तो ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो सकता है। कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा अभी। 43 से इसको 1 बार मैंने काटा था, यहाँ कितने बचे 2 और यहाँ बचे 2 22, पॉइंट लगाया, सिफर बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर। तो ये लगभग कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से 3 5 15, 3 6 18, 3 बार चला जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसको काटूंगा 5 एकम 5 और 1 बचेगा, 5 दूनी 10, ये 2 आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं अगर ऊपर से काट रहा हूँ, नीचे से काट रहा हूँ, तो जो सबसे अधिक बड़ा होगा वही बड़ा होगा। लेकिन मैं ऊपर से काट रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको ऊपर से उल्टी तरफ से काटा है मैंने इनको, तो जो सबसे छोटा होगा ना तो वही सबसे बड़ा होगा। ये बस ये अपोजिट हो जाता है, जाहिर सी बात है। अगर मैं नीचे से काट रहा हूँ जो 2 बड़ा है, यानी कि जैसे मैं 4 को 2 से काटा तो 2 दूनी 4, ठीक है, और मैंने काटा 3 को 2 से, तो ये आ जाएगा 1.5। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये इसका भागफल बड़ा है तो यही बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, ये बड़ा है यहाँ पर। और जब मैं ऊपर से काटूंगा तो जो सबसे छोटा आंसर आएगा तो वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है। ये इसका तरीका। तो 5/6, 5/6 जो है ये 5/6 यानी कि 50/60 जो है सबसे बड़ा अनुपात होगा। समझ गए होंगे बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला सवाल ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सरल करना है। यहाँ पर इसको मैं 2 से काट दूंगा, 2 दूनी 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब 2 से इसके अंदर गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा 21 दूनी 42x हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो इसको मैं अंदर करूंगा इसकी गुणा, तो ये हो जाएगा 4x², 4 पंजे 20x और माइनस का 15 दूनी 30, ये हो जाएगा। इस माइनस को मैं खोलूंगा, यहाँ से माइनस लगा उसका ब्रैकेट खोलूंगा मैं यहाँ पर। 4x² 42x प्लस का 30, इसको ओपन करूंगा इसको,
तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के प्लस हो जाएंगे, प्लस के माइनस हो जाएंगे। ये 4x² आ जाएगा, माइनस का 20x और प्लस का 30। ठीक है, ये 4x² से कट जाएगा यहाँ पर, ये तो कट रहा है, खत्म हो जाएगा। ये 42 है और ये माइनस 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 प्लस हो जाते हैं तो निशान माइनस का ही आएगा। तो ये 62x हो जाएगा। माइनस का 62x सभी में ही है, इसमें नहीं दो में है इसमें। ये तो होगा आंसर होगा नहीं, ये इन दोनों में से कोई सा आंसर है। ये प्लस का 30 है और ये 30 है। 15 चौका 60 होता है यहाँ पर। ठीक है, 4 से गुणा नहीं करी थी, 15 चौका 60 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 30 और 60 कितना होगा, 90 होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ये अगला सवाल है। अगला सवाल ये दिया हुआ है इसमें कि ये निम्नलिखित पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें, और ये PQRS जो है ये दिल्ली की ओर से जो लोग पलायन करके आए हैं उनके परसेंट दर्शा रहा है यहाँ पर। ABC जो है, ABCD जो है यहाँ पर, ये इनकी आयु को दर्शा रहा है, आयु समूह को। ठीक है, इतनी बात इसमें बात दे रखी है। यदि किसी विशेष राज्य से आने वाले S आयु वर्ग से संबंधित लोगों की संख्या 15% है, ठीक है, और संख्या 24,000 है, तो S वर्ग में जो लोग हैं वो 20% है। ठीक है, 20% है लोग। मान लें कि टोटल लोग जो हैं वो 100 हैं। ठीक है, जो प्लान करके आए हैं। S वर्ग में कितने हैं, 20, यानी कि टोटल 20 लोग हैं जो X वर्ग में हैं। इनकी संख्या 15% है। 15% निकालेंगे इसका, 15/100 कर लेंगे, और बराबर कितनी है, 24,000 है यहाँ पर। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से 15, 3 अट्ठे 24, यानी कि 1000 है। यानी कि एक का मान जो आ जाएगा वो 8,000 आ जाएगा। एक का मान 8,000 आ गया तो टोटल लोग जो है वो 8 लाख हो जाएंगे टोटल। ठीक है, 100 से गुणा करूँगा इसकी जब मैं 8,000 में, तो 8 लाख टोटल लोग हो जाएंगे यहाँ पर। अब आगे बोला कि B आयु वर्ग से संबंधित प्रवासी लोगों की कुल संख्या। B आयु वर्ग से कितने, 15%। इसका मैं 15% निकालूंगा तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 1.2 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा इसका। ऐसे दिया हुआ ये कि विभिन्न समूहों PQRS से आने वाले लोगों की संख्या के बीच अधिकतम अंतर क्या है। तो टोटल तो कितने हैं, 8 लाख है यहाँ पर। अधिकतम अंतर किसमें होगा, अधिकतम अंतर जो होगा सबसे कम वाले में और सबसे अधिक वाले में होगा, यानी कि P में और R में जो है वो अधिकतम अंतर है। यहाँ से 30% का अंतर है तो 30% निकालो, 3 अट्ठे 24, 2.4 लाख हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। ये रिपीट हो गया। इसमें क्या था, प्लस है, अगर प्लस है तो 6 और 5 की हम इसमें 2 फैक्टर ऐसे लेंगे जो आपस में गुणा कर रहे हैं और एक दूसरे के जो है सहभाज्य भी नहीं हो दोनों, और इनका जो अंतर है वो 1 का होना चाहिए। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी, अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल यह है कि 3 बर्तन है जिनकी क्षमता ये है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 बर्तन है, A है, B है और C है। 3 बर्तन दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है इनमें दूध भरा हुआ है, मिल्क और वाटर भरा हुआ है इनमें। ठीक है, मिल्क कितना है, पहले में 2 और 5 के अनुपात में है मिल्क और वाटर, दूसरे में 1-2 के अनुपात में है, तीसरे में जो है 1 और 5 के अनुपात में है। टोटल कितना है, 7 हो जाएगा यहाँ पर। ये टोटल आ जाएगा 7, ये 3 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेते हैं टोटल का। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में इसमें से ऐसे कहा जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 आ रहा है तो 7 या 21, 21 दूनी 42, यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 42 का एलसीएम आ गया। यहाँ से क्या होगा, 7 6 42, 6 बार, यहाँ से 14 बार, और यहाँ से 6 7 42, 7 बार। अब इसमें सवाल में क्या दे रखा था, 3 बर्तन जिनकी क्षमता ये थी 4 × 3, ये 4 है, इसकी कितनी है 3 है, और इसकी कितनी है 2 है, इनकी ये क्षमता आ गई। सवाल में ये बात और बोल रखी थी कि पहले मिश्रण का 1/3, इसका 1/3, ठीक है, और दूसरे मिश्रण का 1/7 लिया गया, और तीसरे मिश्रण का 1/6 लिया गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नीचे करके बता रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें डायरेक्टली गुणा करके मुझे यहाँ गुणा करनी है, तो मैं इसमें ऐसी संख्या देख लूँगा जो कट रही हो, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा संतुलित कर लूँगा, छोटा कर लूँगा। कैसे करूँगा, देखो 6 × 4 × 1/3 ये था, 14 × 3 × 1/7 ये था, और 7 × 2 × 1/6 ये था यहाँ पर। 7 × 2 × 1/6। अब यहाँ से 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 तिया 6 बचेगा यहाँ पर, 2 तिया 6, यानी कि 7/3 बचेगा। इस 3 को भी खत्म करूंगा, 3 को खत्म करने के लिए सब में 3 से गुणा करूंगा तो ये 24 हो जाएगा, तो ये 3 6 18 हो जाएगा, और ये 7 बचेगा। तो कुल मिला के मेरा ये यहाँ पर बचा है, यहाँ पर जो बचा है मेरा, ये सब खत्म हो जाएंगे। केवल क्या बचेगा, केवल यहाँ पर बचता है मेरा 24, 18 और 7। ये मेरा मतलब है यहाँ जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे किया है ये, तो ये खत्म हो जाएगा सारा, केवल मेरा ये बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ गुणा कर दूंगा इसमें, 24 की मिल्क में भी और वाटर की भी। 24 दूनी 48 यहाँ पर आ जाएगा, 24 पंजे 120 ये हो जाएगा।
18 कम 18, 18 दूनी 36 ये हो जाएगा, और 7 कम 7 और 7 पंजे 35 ये हो जाएगा। इन सबको मैं जोड़ दूंगा, सबको जोड़ दूंगा, तो जो नया मिश्रण तैयार हुआ है उसमें दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा। इसको जोड़ूंगा, 8 8 16 और 7 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23 का 3 हाथ से लगेंगे 2 4 और 1 5 और 2 7 73 ही आ जाएगा यहाँ पर। और 73 एक इसमें है और एक इसमें है, तो ये दो तो होंगे नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पर 6 5 11, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही ठीक होगा इसमें, 120 और 36 और ये 191 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस तरह से इसको सवाल को करेंगे। लास्ट सवाल है इसका, 8 पुरुष और 7 महिलाएं एक समूह में से कितने तरीकों से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। तो कॉम्बिनेशन का सवाल है, 8 पुरुष हैं जिसमें से 6 पुरुषों को चुनना है, और महिलाएं कितनी है 7, जिसमें से 4 को चुनना है, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है इसका कॉम्बिनेशन। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, तो मैं 8 को 2 ही बार खोलूंगा। इसको कैसे खोलते हैं, वैसे फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन फॉर्मूला मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे होता है। अगर इस तरह से दिया हुआ हो, 8 में से 6 घटाओ 2 बचेगा, तो 8 को उल्टा 2 रिवर्स करो, 8 और गुणा 7 बस, ठीक है। और नीचे 6 दिया हुआ है, 8 में 6 जा रहा तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा, तो इसको 2 बार रिवर्स कर दो बस, 6 को 2 बार रिवर्स कर दो, ठीक है। 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 को रिवर्स करना है, ठीक है। 2 को, तो 2 को रिवर्स करूँगा, 2 गुणा 1 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणा 7 में से 4 जाएगा 3, तो 7 को 3 बार रिवर्स करूँगा, 7 गुणा 6 गुणा 5, और इसको 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 3 को रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। 3 को रिवर्स कर दूंगा पूरा, इस तरह से 2 को करा, 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ पे कितना जाएगा, 2 चौका 8, 4 7 28 आ जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, 2 3 6 6 से कट जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा। इसकी जब गुणा करूंगा 35 की और 28 की जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 5 8 40 आएगा, 0 0 3 में है, 5 8 40 हासिल लगा 4, और 5 दूनी 10, 3 8 24, यानी कि 34, और 4 38 का 8 आएगा, हासिल लगेगा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 9, यानी कि 980 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। फॉर्मूला ही मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है इसका कॉम्बिनेशन करने का, इसका होता है 9C 8C करना, जैसे 8C था यहाँ पर, इसको 8C करना था, 8C3, तो इसको हम करेंगे फैक्टोरियल 8 बटे, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 8, और 8 में से 3 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 नहीं थे 3 जो भी है, चलो यहाँ पर, लेकिन मैं फोन बताते हैं 3 बचेगा यहाँ पर, ये करना होता है इसमें, ठीक है बस। तो ये 40 सवाल थे।